दो तीन टॉपिक है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हट चुका है, फिर एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जिसमें पढ़ते हैं इंड्यूस करंट वो हट चुकी है, जनरेटर हट चुका है और मोटर हट चुका है। टॉपिक है हमारे पास केवल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? क्या है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? तीन सवाल बनते हैं। एक तो इसका कंस्ट्रक्शन, तो डायग्राम पीछे दे रखा है एनसीईआरटी में एज इट इज वैसा। कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वर्किंग, इसके पार्ट्स की वर्किंग, इसके पास कितने कितने पार्ट्स है। और तीसरा सवाल बनेगा इसमें सेफ्टी मेजर्स। क्या बनेगा? सेफ्टी मेजर्स की क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम सर्किट में रखेंगे। क्लियर? ध्यान से सुनो, इधर देखो और सीधे डायग्राम पे समझते चल। डायग्राम को तुम ध्यान से देखो। इसमें ऊपर अर्थ वायर दे रखा है हरे कलर का, बीच में लाइव वायर दे रखा है लाल कलर का, और ये ब्लैक कलर का क्या दे रखा है? न्यूट्रल वायर। ये कलर जो बता रहा है ये इंसुलेशन की कोटिंग का कलर, कि अंदर तो कॉपर वायर चल रहे हैं और ऊपर जो हमारे वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग रहती है इन्हीं तीन कलर में आती है। क्योंकि क्या कि कभी अगर खराबी हो जाए, मिस्त्री उसको सही कर रहा हो तो उससे पता है ये लाल कलर का लाइव वायर, जो ब्लैक कलर का जा रहा है वो न्यूट्रल वायर है, और जो ग्रीन कलर का जा रहा है वो अर्थिंग वायर है। क्लियर? अब सुनने ध्यान से, बाहर से अर्थ वायर का भी पढ़ेंगे, ये अर्थिंग में काम आ रहा है। मेन अभी हमें दो वायर की बात करनी, किसकी? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। क्लियर? इन दोनों के, ये दोनों यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब वहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रवाना हुए कर रहे हैं दोनों वायर। अब ये अंडरग्राउंड कनेक्शन से भी आ सकते हैं, हैंगिंग जो पोल से खंभों से होते हुए अंडरग्राउंड कनेक्शन से भी आ सकते हैं। ठीक है? ये यहाँ से दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, यानी ये यहाँ से निकले और एंटर किए हमारे घर में। अगला डायग्राम में इलेक्ट्रिसिटी मीटर, अरे दे रखा है, समझना है। अब इसकी रीडिंग करेंगे पहले। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है, मतलब कि हमारे जहां से लाइन आती है मेन वहां से निकले, हर एरिया की अलग अलग होती है। क्लियर? यहाँ से निकलने के बाद घर में एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, जो हमें रीडिंग देता है। क्लियर? उसमें एंटर करने के बाद देखो अगला लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट। अरे देखा, हमारे घर की शुरुआत यहाँ से हो रही है, ये इलेक्ट्रिक मीटर से। क्लियर ना? यहाँ से इलेक्ट्रिक मीटर में एंटर किया, जहां से हमारी वो रीडिंग्स लेके जाता है इलेक्ट्रिक मीटर की, और उसका पैसा हम देते हैं। ये आगे आ रहा है बेटा मेन स्विच। आगे क्या है? मेन स्विच कह सकते हैं। देखो इसमें लिख रखा है मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। अब सुनो, घर में दो तरह के सर्किट, एक सर्किट होता है 15 एम्पियर का और एक सर्किट है 5 एम्पियर। एक तो है 15 एम्पियर का और एक है 5 एम्पियर का। ऐसे डिवाइसेस जो हाई करंट पे ऑपरेट होते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो हाई करंट पे ऑपरेट होते हैं वो 15 एम्पियर वाले सर्किट में जुड़ते हैं। क्लियर? सर हमें कैसे पता लगेगा 15? वो डिवाइसेस क्या आती 3 पिन, इसमें 2 पिन सिस्टम भी है, 3 पिन सिस्टम भी है। क्लियर? जैसे कि हाई हो गए, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया, ओवन हो गया, ये 5 एम्पियर की करंट पे वर्क नहीं करेंगे। तो घर में दो तरह के सर्किट डाले जाते हैं, तो 15 एम्पियर वाला और एक 5 एम्पियर वाला। ठीक है? देखो ये जो दोनों वायर्स आ रहे हैं इनके बीच, इनका पोटेंशियल है 220 वोल्ट। कितना है? 220। ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, किन दो वायर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। यानी हमें बाहर से सप्लाई जो मिल रही है वो कितने वोल्ट की मिल रही है? 220। दो डोमेस्टिक सप्लाई बाहर से जो मिल रही है कितने? 220 वोल्ट की मिल रही है। क्लियर? इक्वल टू आउट जोड़ी पे, और डायग्राम के साथ समझते चलेंगे। जो पॉइंट बस मार्क करूं वो करना है। सुनना, इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू अ मेन सप्लाई कॉल्ड एज मेंस। ये हो गया इसमें मेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, जहां से हमारी मेन सप्लाई आ रही है घर के अंदर, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाई अंडरग्राउंड केबल्स। अरे वहां से सप्लाई या तो पोल्स के ओवरहेड पोल्स, खंभों पे तार होते हुए सप्लाई आएगी, या फिर किस तरह से आएगी? अंडरग्राउंड केबल का काम का पॉइंट नहीं है। वन ऑफ दीज वायर्स इन द सप्लाई, यहां से मार्क करो, यूजुअली विथ रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड एज लाइव वायर। कैसा टर्मिनल बन रहा है? पॉजिटिव। और दूसरा जिसका ब्लैक इंसुलेशन है वो कौन सा है? न्यूट्रल वायर। क्या बन रहा है? नेगेटिव। और दोनों बीच के वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 220। 3 लाइनें, कलर फिक्स है। क्लियर ना? हमेशा इसी कलर में होगा, क्योंकि कभी खराबी हो गई। अब 3 ऑप्शन है, हम थोड़ी यूज कर, मिस्त्री आया जो इलेक्ट्रिशियन आया उसको पता होना चाहिए कि इस कलर का लाइव वायर रहता है, ये अर्थिंग का होता है हरे कलर का, और ब्लैक कलर का कैसा है? न्यूट्रल वायर। तो ये कलर फिक्स है कि रेड इंसुलेशन वाला वायर उसी में यूज होगा, ब्लैक बिल्कुल फिक्स है। क्लियर ना? अरे ब्लू होते हैं वो अलग सप्लाई के लिए, जो 3 मेन वायर आगे से आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से आ रहे हैं। क्लियर ना? इसमें जो मेन फ्यूज, रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड wire with black insulation is neutral wire, and in our country the potential difference between the two is 220 volt. Clear? अब सुनना ध्यान से,
एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, मीटर बोर्ड मतलब जो हमारे घर के बाहर ही लगा रहता है मीटर, ये यहाँ लगा रहा है, ये तो मेन सप्लाई आ रही है बाहर से। मीटर बोर्ड में क्या कनेक्शन है सुनो। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस these wires pass into the electricity meter through a main fuse to the main switch, they are connected to the lines wires in the house। मीटर के थ्रू इनको मेन स्विच में भेज दिया। अब मेन स्विच में ये किसमें कनेक्ट हो रहे हैं, हाउस के सर्किट में किसमें कनेक्ट हो रहे हैं, हाउस, ये मेन स्विच है। क्लियर, सबके अलग अलग मेन स्विच। देखो इसमें है ना पुराने टाइम, अब तो हम एमसीबी लगाने लग गए, लेकिन एमसीबी में भी एक सिस्टम है, ध्यान से देखना तुम। जब तुम वो ढक्कन खोलोगे लोहे का, उसमें 3-4 लगी हुई रहेगी। क्लियर ना, क्लियर। उसी तरह अब तो एमसीबी लगने लगी, लेकिन पहले ऐसे बड़े बड़े कट्टे लगते थे जिन्हें फ्यूज कहते थे। क्या कहते हैं, फ्यूज। एक तो मेन स्विच रहता था, एक तो मेन स्विच रहता था जो ऊपर नीचे होता था। क्लियर, और फिर हर सर्किट के लिए क्या लगते थे, बड़े बड़े ऐसे फ्यूज लगते थे। क्लियर ना, डायरेक्ट इतना बड़ा शेप आता था उसका। अब उनकी जगह सब क्या रिप्लेस हो गया, एमसीबी। उसमें भी एक तो मेन स्विच है, और फिर हर सर्किट के लिए क्या है, जैसे 10-6 कमरे, तो 6 के लिए अलग अलग क्या है बेटा, एमसीबी है। क्या है, एमसीबी। ट्रिप हो जाती है, अभी आगे पढ़ेंगे, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट हो गई, क्या होगी, ट्रिप हो जाएगी। फायर के चांसेस पहले बहुत ज्यादा होते थे। क्लियर, लेकिन वो भी बचा लेते थे लेड और टिन से। प्रोसेस वो का वही है, बस उन फ्यूज की जगह आज के टाइम क्या यूज करने लगे, एमसीबी। पहले बड़े बड़े गट्टे लगते थे जिनको फिट किया जाता था। हाँ बस वो वही वही तीन है। उसमें कि वो लाइट चली जाती है तो वो फिर उसको लेके, लालटेन को लेके वो गट्टा फिट कर रहे हैं उसको, है ना, दैट इज फ्यूज। तो पढ़े इसमें अगली लाइन यहाँ से मार्क करना। थ्रू द मेन स्विच, सुनना एक बार लाइन को, सेकंड लाइन से पढ़ रहा हूँ। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस। बाहर से आया, इलेक्ट्रिक मीटर में गया, इलेक्ट्रिक मीटर से कहाँ गया, मेन स्विच में, और मेन स्विच में अब हमारे वायर्स में, घरों के वायर्स में क्या होगी, कनेक्शन होगा। These wires supply electricity to separate circuit within the house। अब देखो बेटा, अब दो सेपरेट सर्किट की बात कर रहे हैं। अरे बाहर से लाइन आई, घर के इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर से मेन स्विच, मेन स्विच से फिर कहाँ एंटर कर रही है, घर में। जो घर के अंदर जितने भी सर्किट को क्या प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब दो सर्किट है, 15 एम्पियर वाला और एक 5 एम्पियर वाला। जो हायर करंट पे ऑपरेट होते हैं वो 15 एम्पियर में कनेक्ट होंगे, और जो लोअर करंट पे ऑपरेट होते हैं वो 5 एम्पियर पे। पढ़ना, यहाँ अगली लाइन मार्क करना। टू सेपरेट सर्किट आर यूज, वन ऑफ द 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस with higher power ratings such as geyser, air coolers, etc. The other circuit is 5 ampere current rating for bulb, fan, etc. बल्ब, पंखे, ये छोटे मोटे बिजली पे चल जाते हैं। तो दो सर्किट है घर में, एक तो 15 एम्पियर का और एक 5 एम्पियर का। तीन ही सवाल बनेंगे, कंस्ट्रक्शन पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन और सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर में दो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट और एक अर्थिंग, ये तीन सेफ्टी मेजर्स के साथ सर्किट बनाया जाता है। तो इसमें दो सर्किट है घरों में, 15 एम्पियर वाला और 5 एम्पियर वाला। अरे ठीक है, यहां तक मार्क कर देना इसको। अब सुनो यार, देखो थोड़ा अर्थिंग का प्रोसेस समझना, अर्थिंग होती है। अर्थिंग का वायर का कलर जा रहा है ग्रीन वायर। क्लियर, होता क्या है, ऐसा कोई अप्लायंस जो मेटल बॉडी हो, जिसकी अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसकी बॉडी कैसी हो, मेटल बॉडी। क्लियर, अर्थिंग से पहले एक शॉर्ट सर्किट समझिए। शॉर्ट सर्किट क्या है, हमने दो वायर देखे, एक तो लाइव वायर और एक और ब्लैक कलर का कौन सा, न्यूट्रल वायर। क्लियर, ये दोनों कभी अगर आपस में टच हो जाए तो यहाँ से चार्ज लीक हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज लीक। सर टच कैसे हो रहा है, अंदर कॉपर का वायर चल रहा है, ऊपर इंसुलेटेड है, लाल कलर का प्लास्टिक, पीवीसी, अंदर कॉपर का वायर चल रहा है, ये भी इंसुलेटेड है। अब अगर कभी ये इंसुलेटेड यहाँ से डैमेज हो जाए तो क्या चार्ज लीक हो सकता है, बिल्कुल। और कभी आपस में क्या हो जाए, डैमेज होकर दोनों अगर टच हो गए, क्लियर, तो चार्ज लीक हो जाएगा। चार्ज लीक होगा यानी ऐसे समझे कि उसको एक लोअर रेजिस्टेंस का पाथ मिल जाएगा। क्या ये सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, सुनना, यहां से कनेक्ट कर रखा है कोई भी फ्रीज, क्या कनेक्ट करता है, फ्रीज या ओवन, गीजर मान लो। अरे फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, गीजर, ओवन, रेफ्रिजरेटर, कोई भी हायर अप्लायंस कनेक्ट कर रखा है, इसकी मेटल बॉडी है। क्या है, मेटल बॉडी। ध्यान से सुन, अंदर चार्जेस लीक हो चुके हैं, क्या है, मेटल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, मेटल बॉडी में ट्रांसफर हुए। क्यों, क्योंकि इनको क्या मिल गया, लो रेजिस्टेंस। क्या मिल गया, लो रेजिस्टेंस। क्या शॉर्ट सर्किट हुआ। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट दो तीन केस में होता है, ओल्ड लोडिंग लोडिंग में भी देखेंगे। ये मेटल बॉडी में ट्रांसफर, कोई अगर इसको टच करेगा तो उसको करंट आने के चांसेस है। अर्थिंग में क्या किया जाता है, सुने, यहाँ से एक वायर सीधा भेजा जाता है अर्थ के अंदर, और अर्थ के अंदर रखी जाती है एक मेटल की प्लेट। क्या रखी जाती है, एक मेटल की प्लेट। क्लियर, कौन से कलर का वायर जा रहा है, ग्रीन कलर का। ठीक है, अब देखो अर्थिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका वायर कहाँ, जो हमारी 3 पिन होती है इस तरह से, ये जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट है, ये सीधा किसको कनेक्ट करता है, अर्थ वायर को। किसको, अर्थ वायर को।
यानी आप जब इसमें अप्लायंस लगाएंगे तो जो ऊपर वाले निडल रहेगी 3 पिन प्लग की, वो यहाँ टच होगी और ये सीधा इसको कहाँ कनेक्ट करेगी, अर्थ वायर में। कहाँ कनेक्ट, अर्थ वायर में। जो बड़े क्या बोलते हैं अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वो हमेशा 3 पिन पे वर्क करते हैं। तुम कभी बड़े अप्लायंसेस को 2 पिन में वर्क करते हुए नहीं देखोगे, वो हमेशा 3 पिन में वर्क करते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला सीधा किसको कनेक्ट करता है, अर्थ वायर को। अब यहाँ से चार्जेस लीक हो गए, क्लियर, इसका पोटेंशियल बिल्कुल जीरो रखा जाता है, किसका, मेटल प्लेट का। सारा का सारा चार्ज यहाँ फ्लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू। तो कभी अगर चार्ज लीक भी हो जाता है तो वो इधर मेटल बॉडी हमारे अप्लायंसेस के ऊपर आने की जगह कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। ये तो काम करना बंद हो जाएगा क्योंकि अंदर सर्किट डैमेज हो गया, पर ये चार्ज यहाँ गीजर में आने की जगह कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो ध्यान नहीं रहा और इसको टच भी कर दिया तो करंट नहीं आएगा। ये है अर्थिंग का कंसेप्ट। अर्थ के अंदर एक मेटल की प्लेट रखी जाती है, पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है, पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल जीरो। चार्ज लीक हो गया तो चार्ज अपने आप फ्लो करता है, कहां से, I2 फ्लो। जैसे ही चार्ज लीक होगा सारा का सारा चार्ज यार खींच लेगी ये मेटल की प्लेट। तो ये कैसा वायर है, अर्थिंग का। कैसा कंसेप्ट है अर्थिंग, पढ़ना है। द अर्थ वायर, देखिए लाइन, अगली लाइन से, द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली, ये आ रहा है अर्थिंग का प्रोसेस। बोले अर्थिंग कैसे होती है तो उसका तरीका है कि द अर्थ वायर विच इज हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house। जमीन के अंदर गड्ढा खोद के एक मेटल की प्लेट रख के इस अर्थ वायर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, मेटल की प्लेट से। अगला पढ़ना, दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। जिनकी मेटेलिक बॉडी है उसके लिए बहुत अच्छा सेफ्टी मेजर है। कैसे, the metallic body is connected to the earth wire which provides a low resistance conducting path for the current। ये अब देखो इसने अधूरी लाइन करी, ये कह रहा है मेटेलिक बॉडी को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अर्थ वायर से। कैसे कनेक्ट कर रहे हो, 3 पिन के ऊपर वाले नोजल से। अरे भाई फ्रिज का है, रेफ्रिजरेटर, एसी, तार था उसका लगाया, वो मेटेलिक बॉडी है, वो किससे कनेक्ट हो चुकी है, अर्थ वायर से। कैसे हुई है, ऊपर वाला जो पॉइंट है क्या रहता है अर्थ वायर का कनेक्शन, तो मेटेलिक बॉडी इससे कनेक्ट होगी। कभी भी शॉर्ट सर्किट हुआ या चार्ज लीक हो गया तो मेटल बॉडी में आने की जगह ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें। तो पढ़ना क्या कह रहा है कि विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ। इसके अरे ये तो मेटल है, यहाँ बिल्कुल जीरो पोटेंशियल, इधर जाना आसान है या इधर जाना, इधर जाना, रेजिस्टेंस कम मिल रहा है इसको, चार्ज को इजीली आसानी से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो ये कह रहा है विच प्रोवाइड्स द लो रेजिस्टेंस पाथ टू चार्ज और करंट, low resistance conducting path for the current, thus it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliance keep its potential to that of the अर्थ। ये कह रहा है कि अगर इस मेटेलिक बॉडी में कोई भी चार्ज रिलीज हो जाता है इस सर्किट में तो इट विल कीप इट्स पोटेंशियल टू अर्थ, यानी कि ये इसको कहां भेज देगी, अर्थ पे। इस लाइन का मतलब ये है कीप इट पोटेंशियल टू द अर्थ, यहाँ से इसके पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है इसके कंपेयर में, तो ये सारा चार्ज कहां भेज देगी, अर्थ में। यही कंसेप्ट है किसका, अर्थिंग का। क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग एंड हाउ इट इज डन। Here, so in earthing, the earth wire which has green insulation is connected to the metallic plate which is buried under the earth near the house. Clear? If any charge, any leakage of charge, फिर इसमें ये पॉइंट डालना ना भूले आप। This is a safety measure for those appliances who have metallic body. The metallic, हाँ। ग्रीन वायर डैमेज, कौन सा ग्रीन वायर, नहीं वो नहीं होगा इसमें, तो करंट कभी कभी फ्लो करता है, तो कभी कभी नहीं होता इतना, ये थोड़ी यहाँ डैमेज के चांसेस पास पास चलते, वो अलग से डाला जाता है। यहाँ इसमें कंटिन्यू करंट फ्लो, इसमें अर्थिंग में कभी कभी, अर्थिंग वायर में कभी कभी करंट फ्लो होगी, क्लियर। फिर इसमें ये पॉइंट डालें कि अर्थिंग इज अ सेफ्टी मेजर। फर्स्ट अगली सेफ्टी मेजर क्या है, अर्थिंग। सेकंड ओवरलोडिंग का सेफ्टी मेजर आएगा। तो अर्थिंग इज अ सेफ्टी मेजर व्हिच इज डन फॉर द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हिच हैव मेटालिक बॉडी। और थर्ड पॉइंट लिखना कि अगर चार्जेस लीक हो जाते हैं तो इट विल डायरेक्ट लिखते हैं आप, एनसीईआरटी लाइन की जरूरत नहीं है, इट विल ट्रांसफर द होल चार्ज टू द अर्थ मेटल प्लेट। यहाँ से इसमें कोई चार्ज का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि कीप्स इट पोटेंशियल टू दैट ऑफ अर्थ एंड द यूजर में नॉट गेट द सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, झटका नहीं लगेगा यूजर। तो यहाँ साइड में लिख लेना, है पूरा पैराग्राफ किसका है, अर्थिंग का। किसका है, अर्थिंग। अरे ठीक है, पेज पलटे। अब सुनो, घर के अंदर एंटर करने के बाद क्या हर अप्लायंस के सेपरेट स्विच होते हैं, ऑन ऑफ के? बिल्कुल, मेन स्विच से निकले, मेन स्विच, और उसके बाद सबके अलग अलग फ्यूज। अब इसमें एमसीबी नहीं दिया है, पुराना सर्किट पढ़ रहा है।
मेन स्विच के बाद अलग अलग क्या है, फ्यूज, फ्यूज से वायर सेंटर किए, और हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का क्या है, एक अलग अलग स्विच। यहाँ से मेन लाइन आई, इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर के बाद मेन स्विच, मेन स्विच में सबके अलग अलग फ्यूज, फिर घर में एंटर करने के बाद दो सर्किट, और हर सर्किट सर्किट का अपना अपना एक स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, हर सर्किट का, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका जितने सर्किट है सबका एक स्विच लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, पैरेलल में कनेक्ट होंगे या सीरीज में घर के अंदर? पैरेलल में। रीजन सुनना पैरेलल का, एक वो तो साफ बात है कि सर सीरीज में एक बंद हो गया तो दूसरा, क्या बाहर से पोटेंशियल की सप्लाई सेम? अरे यार 220, जहां सेम पोटेंशियल होता है वहां कौन सा सर्किट बनता है? पैरेलल। सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल सर्किट बनेगा पैरेलल। एक रीजन है, दूसरा और ये है कि अगर कोई एक डिवाइस भी ब्रेक हो जाता है अगर हम सीरीज में करते हैं तो बाकी आगे सारे नहीं चलेंगे। पैरेलल में एक ब्रेक हो गया, बाकी दो पे कोई फर्क नहीं आएगा। थर्ड पैराग्राफ में आए यार, इलेक्ट्रिक फ्यूज, थर्ड वाला। इसमें तो ऑन ऑफ दे रखा है, पढ़ा जी, मैं रीड कर लेना इसको। ऑन ऑफ करने के लिए सबके पास क्या अलग अलग सर्किट है। अरे कह रहा है देखो, इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर, ईच अप्लायंस हैज अ सेपरेट स्विच टू ऑन एंड ऑफ। अरे घर में जितने भी अप्लायंस है सबके सेपरेट स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें ये बता रखा, सीधा इलेक्ट्रिक फ्यूज पे आए। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, इसमें मार्क करें थर्ड लाइन से। A fuse is a circuit that prevents damage to the appliance and the circuit due to overloading। यानी ये दूसरा सेफ्टी मेजर आ गया। सर्किट बनाने के लिए पहला सेफ्टी मेजर था अर्थिंग करना, अर्थ वायर, और दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, फ्यूज। फ्यूज की जगह आज के टाइम क्या काम आ रही है, एमसीबी। अब ये क्या कह रहा है सुनो भाई, फ्यूज इज अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। इसके बाद एक और मार्क करें बेटा, ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड, इसमें लिखे शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग के बाद एक वर्ड और एक करें। फ्यूज दो चीजों से बचाता है, एक तो शॉर्ट सर्किट होने से और एक ओवरलोडिंग होने से। कैसे सुनेंगे? फ्यूज, अगला सेफ्टी मेजर आ रहा है फ्यूज अर्थिंग के बाद, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग, CUITING। फ्यूज दो चीजों से प्रिवेंट करेगा, एक तो ओवरलोडिंग से और एक शॉर्ट सर्किटिंग से। अब देखो ओवरलोडिंग होगी कैसे यार, सुनना ध्यान से। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी के साथ ओवरलोडिंग को समझते हैं। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर, पावर क्या देखिए 2 किलो, ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट। अब भैया कभी ये दे या नहीं दे, ध्यान होना चाहिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का पोटेंशियल ये होता है। इसने तो यहाँ दे दिया, अगर नहीं दे तो पता होना चाहिए कि वी की वैल्यू क्या लेंगे, 220। अच्छा, इसकी रेटिंग आ रही है, दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। ये डोमेस्टिक सर्किट की रेटिंग दे रही है 5 एम्पियर। उस सर्किट में कनेक्ट है, दो सर्किट है, एक 15 एम्पियर वाला और एक 5 एम्पियर वाला। ये 5 एम्पियर वाले में कनेक्टेड है। ये पावर किसका दे रखा है, ओवन का। किसका दे रखा है, ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन का। क्या मैं यहाँ से P इक्वल टू VI लगाता हूँ? सुनना, P दे रखा है ओवन के लिए, क्या इसी पोटेंशियल को ओवन यूज करेगा, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रहा, फिक्स है। कितना करंट चाहिए उसको देखना, P कितना 2000, V कितना 220, कितना है I। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये आंसर 5 से तो ज्यादा ही है? आ रहा ना 100/11। अरे 5 से तो ज्यादा ही आएगा, क्लियर, 5 से ज्यादा ही आएगा। लेकिन इसको कनेक्ट कर दिया उस सर्किट में जो कितने पे चलता है, जबकि इसको करना किस में था, 15 एम्पियर में। तो क्या ये तो चलने के लिए करंट खींचेगा, करंट खींचेगा तो क्या ओवरलोडिंग होगी किस पे, हमारे जो मेन सप्लाई है उसमें क्या होगी, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग होगी तो वहां से हमारा फ्यूज वायर जो बेल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग होगी। तो क्या जूल हीट लगेगा यहाँ, जितना करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा तार गर्म होगा, जरूरत से ज्यादा। कि यहाँ 5 एम्पियर की कैपेसिटी के सर्किट में कनेक्ट और करंट उठा रहा है 5 से ज्यादा, 100/11, 5 से ज्यादा करंट उठा रहा है। ये क्या हो रही है यहाँ पे, ओवरलोडिंग। अब इस ओवरलोडिंग से हमारे अप्लायंस को बचाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूज। क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूज। फ्यूज कैसे बनाए जाते हैं, देखो बेटा, एक अलॉय टिन और लेड का बनता है। किसका बनता है, टिन एंड लेड, ये दो मेटल है, इनसे ये अलॉय बनाया जाता है। उसकी खास बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। अब देखो, अगर कभी यहाँ ओवरलोडिंग होगी तो क्या तार गर्म होगा, पूरा तार गर्म होगा। तार गर्म होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, क्या मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज ही ब्रेक हो गया तो घर के अंदर की इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होगी।
तो इस फ्यूज ने किससे बचाया? ओवरलोडिंग से। किससे? किसको डैमेज होने से? हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को डैमेज होने से। ये जो ओवन है ये 5 एम्पियर पे, इसको 5 एम्पियर वाले सर्किट में जोड़ रखा है, और जब मैं इसकी करंट की वैल्यू निकालता हूँ P इक्वल टू यही लगा के, तो 5 से ज्यादा आएगी, ये तो करंट खींचेगा। करंट खींचेगा तो सर्किट पे लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा तो उसमें जूल हीट प्रोड्यूस होगी, जूल हीट प्रोड्यूस होगी, वो गर्म होगा, गर्म होते ही यहाँ से फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। जैसे ही ये ब्रेक हुआ करंट अपने आप अंदर आना बंद। तो इसने किससे बचाया? ओवरलोडिंग से। दूसरा, शॉर्ट सर्किटिंग से भी बचाएगा। शॉर्ट सर्किटिंग होती कैसे? दोनों वायर अगर आपस में टच कर जाए, कौन कौन से? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, दोनों आपस में अगर टच कर गए, फिर लीकेज की वजह से या किसी भी वजह से टच कर गए, करंट को एक अल्टरनेट पाथ मिल जाएगा जाने का, लो रेजिस्टेंस का। इसे ही क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग। वही चीज, करंट को अगर अल्टरनेट पाथ मिल गया तो क्या ज्यादा करंट फ्लो होगी? उसको रेजिस्टेंस ही नहीं है, ज्यादा करंट फ्लो होगी तो वायर में हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो वापस ये मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है जो दो चीजों से बचाता है, तो ओवरलोडिंग से और एक शॉर्ट सर्किट। यार इसकी जगह अब यूज होने लग गई एमसीबी। क्या यूज हो रहा है? वो ट्रिप मार जाती, पहले तो मेल्ट हो जाता था, पूरा चेंज करना पड़ता था, ट्रिप मार के उसको वापस ऊपर कर। पहले क्या यूज होते थे? फ्यूज। क्या यूज होते थे? फ्यूज। बट ना, a fuse in a circuit prevents damage to appliances and the current due to overloading। और इसके बाद एक और वर्ड लगाओ, क्या? शॉर्ट सर्किटिंग। अब देखो ये क्या रीजन बता रहा है। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। कि लाइव वायर और न्यूट्रल पूरे इंसुलेशन की वजह से। ब्रैकेट बना के कह रहा है इट अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज। और दूसरा रीजन है किसमें? सर्किट में। और तीसरा रीजन है तुम इसको कनेक्ट ही छोटे सर्किट में कर रहे हो, ये बड़ा अप्लायंस है तो 15 एम्पियर से ऊपर में काम करता है, उसको तुम कहाँ कनेक्ट कर रहे हो? 5 एम्पियर। तो ये कंडीशंस बनती है किसकी? यहाँ से ओवरलोडिंग भी तो होगी भाई। मेरी बात सुना, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड। ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट हो या नहीं हो, लेकिन शॉर्ट सर्किट से ओवरलोडिंग होगी। क्यों? शॉर्ट सर्किट मतलब करंट को एक अल्टरनेट पाथ मिल गया, पाथ मिल गया तो ज्यादा करंट फ्लो होगी, ज्यादा करंट फ्लो होगी तो क्या होगी? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग होती है ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। इतनी करंट नहीं झेल सकता, इसका मेल्टिंग गर्म होगा। आगे कह रहा है जू तार में करंट फ्लो होगी, जूल हीट प्रोड्यूस होगी, वायर गर्म होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघल के टूट जाए, फ्यूज ही ब्रेक हो गया, करंट घर के अंदर आना बंद हो गया। तो शॉर्ट सर्किटिंग से ओवरलोडिंग हो या नहीं हो? ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। अरे ठीक है, देखें, इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग। देखो बता रहा, ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगी? शॉर्ट सर्किटिंग होगी। द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज। ठीक है, अब देखना, सुनना कैसे, यहां से पढ़ो। द जूल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोडिंग आ गया, जूल्स लो, हीट प्रोड्यूस होगी तो वायर में क्या प्रोड्यूस होगी? जूल्स हीट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा। कौन ब्रेक होगा यहाँ से? फ्यूज। मेन सप्लाई रोक दी बाहर से। ओवरलोडिंग कैन आल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई ऑफ वोल्टेज। अगर अचानक से कभी बाहर से 220 से ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो भी क्या ओवरलोडिंग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। वी की वैल्यू बढ़ गई तो आई बढ़ेगा, ओम का लो, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अचानक से कभी 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 होता है, टीवी चलते चलते ही, और हमें कहते हैं डिम लाइट आ रही है, वो लाइट डिम, और कभी कभी अचानक से एकदम से तेज वोल्टेज आ जाता है, वो ब्लास्ट हो जाती है। क्यों? ओवरलोडिंग हो गई। ओवरलोडिंग हो गई, अप्लायंस ब्रेक नहीं हो, जैसे ही ओवरलोडिंग होगी उसको कौन रोक दे? यही मेल्ट हो जाएगा जूल हीट की वजह से। तो ये बाहर है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सेफ्टी मेजर। अरे ठीक है फिर, तो इसमें एक सवाल है, डायरेक्ट डायग्राम देख के जाएंगे नमीन के साथ, ऐसा कैसा बनाना है। वन वर्ड के क्वेश्चन एक तो बन सकते हैं, अर्थिंग का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज और इसका रोल क्या है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाना, सर्किट डायग्राम, वर्किंग, सर्किट डायग्राम और वर्किंग, ये यहाँ से 3 सवाल बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो ही गया। ये इसमें क्या पूछ रहा है, देखो, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। अगर बेटा ओवरलोडिंग हो जाएगी यहाँ से। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पीयर। एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में इस ओवन को यूज कर रहे हो, उस सर्किट की रेटिंग कितने करंट की है? 5 एम्पीयर की। बताओ क्या बोलेगा? ओवरलोडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवरलोडिंग और फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, एक प्रिकॉशन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अप्लायंस है उसको घर में उसी सर्किट से जोड़ना। 5 एम्पीयर वाली सर्किट से 5 एम्पीयर वाले जुड़ेंगे और 15 एम्पीयर वाले से 15 एम्पीयर वाले ही जुड़ेंगे। कभी भी जब घर में एसी लगाया जाता है तो उसका एक और कनेक्शन क्रिएट किया जाता है,
प्लग वायर उसका अलग क्रिएट किया जाता है हेवी ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि वो आटा पीसने वाली चक्की आती है, वो हर कोई इसी प्लग में नहीं करते। जब उसको लेके आते हैं तो उसके लिए एक बड़ा सिस्टम क्रिएट किया जाता है, इसी के लिए भी सिमिलर एमसीबी लगती है उसके लिए सेपरेट। तो ये बड़े डिवाइसेस है, इनको 15 एम्पियर वाले सर्किट चाहिए, और बाकी जो नॉर्मल हम कहीं पे भी छोटे मोटे वाले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेटेलिक कंडक्टर को कोई पूछ ले कि एक मेटेलिक अप्लायंस है, उसको अर्थिंग से कनेक्ट करना कैसे होगा, 3 पिन से कैसे, 3 पिन के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें सीधा अर्थ वायर कनेक्टेड हो, तो जब वो उसके अंदर एंटर करेगी वो पिन डायरेक्ट, तो किससे कांटेक्ट में आ जाएगी, अर्थ वायर, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये था इलेक्ट्रिक सर्किट। दो सवाल दिए थे, कितनों ने कर दिए, कौन कौन से दिए थे मैंने? हाँ, फर्स्ट का बताओ। कुर्ती सर, ठीक है, सही है। 10वां सुनना भाई, 10वां सुन लो। देखो सुने, क्वेश्चन क्या कहना है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेंबर विथ योर बैक टू वन वॉल। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्लियर, तुम ऐसे बैठे हो, मैं भी ऐसे बैठा, हम एक चेंबर में बैठे हैं और हमारा बैक एक वॉल की तरफ, इमेजिन करना है। एन इलेक्ट्रॉन बीइंग मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू फ्रंट वॉल। तुम ऐसे बैठे हो, तुम्हारा बैक वॉल की तरफ है, और एक इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ। मैंने कहा था करंट प्रोटॉन की डायरेक्शन में लेते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो करंट हम उल्टा करेंगे, यानी करंट जा रही है फ्रंट टू बैक, तो इलेक्ट्रॉन बैक टू फ्रंट वॉल में आ रहा है तो करंट जा रही है फ्रंट टू बैक। अब सुने ध्यान से क्या कह रहा है, is deflected moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side। ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है बैक से फ्रंट, और जैसे ही आता है ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि इसमें फोर्स इधर लगा तभी ये इधर गया। ये कह रहा है बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा। एफ दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ की डायरेक्शन राइट साइड में, आई की डायरेक्शन दे रखी है, पी निकालना है। अरे करंट इधर जा रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के उल्टी डायरेक्शन में करंट पीछे की तरफ, फोर्स है इधर, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। हाँ, इधर राइट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ ना, नीचे वाले हाथ खड़े करो, हाँ, और ऊपर वाले सीधा करना ना, झंडे की तरह स्ट्रेट ऊपर आ रहा है, तेरे पे आ रहा है, देखते हैं, देखना भाई इसको, FBI क्लियर। करंट किधर है, अरे करंट यूं है ना, करंट भेजिए अभी मैंने, फोर्स किधर, करंट इधर, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट इधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर लेंगे, इलेक्ट्रॉन के उल्टी डायरेक्शन में करंट लेंगे, ठीक है। अरे क्या वेव थोड़ी पड़े रहे यार, FBI सबसे पहले करंट को एडजस्ट की, दूसरा वो कह रहा है राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन हो गया, फोर्स को भेजा, कहाँ आ रहा है, नीचे। यार अब जरूरी है क्या तुम ऐसे बैठे हो तो उंगली ऐसे ही रहेगी, यूं करके भी तो कर सकते हो। अरे भाई तुम ऐसे सीधे बैठे हो तो जरूरी है क्या तुम्हारा हाथ ऐसे ही रहेगा, अब मैं भी तो ऐसे खड़ा हूँ पर मैं ऐसे करके कर रहा हूँ, ऐसे भी लगाना रूल लगाना रही, यूं करके तो करना जरूरी तो। ये देखो अगर तुम यूं भी करोगे तो करंट तो ऐसे ही आएगी ना, ये पकड़ी इसको करंट की तरफ, ये पकड़ा फोर्स को फोर्स की तरफ, फील्ड किधर आ गया नीचे, फील्ड किधर आ गया नीचे, अरे लेफ्ट हैंडर है। हाँ, ठीक है ना। कम टू पेज नंबर 231 और पहला सवाल वाला भी थर्ड क्वेश्चन करा दिया मैंने, अपवर्ड आंसर आया था, ये वही था। फर्स्ट वाला करें, which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? There may be more than one answer. CRD दोनों एक मोमेंटम पता नहीं है तो आंसर मोमेंटम पहले से ठीक है। इक्वल टू मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी लिख लेना वहां पे, मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब सुनना, मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? प्रोटॉन मूव कर रहा है मतलब करंट मूव करेगी, चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो उसमें फोर्स लगता है, फोर्स क्या चेंज कर सकता है बेटा, वेलोसिटी।
मास कभी चेंज नहीं कर सकता। वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या मोमेंटम भी चेंज होगा। स्पीड बस स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। स्पीड को एक डायरेक्शन दे दो, वो क्या बनती है, वेलोसिटी। वेक्टर और स्केलर डब्ल्यू में पढ़ाए जाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड तो मैग्नीट्यूड है, और उसके बाद डायरेक्शन है, तो ये वेलोसिटी क्या है। कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में, बस डायरेक्शन का फर्क है। वेलोसिटी को आगे जाके सब बराबर हो जाता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं, स्पीड वेलोसिटी सब एक ही मान रहे हैं। इनिशियल जब टॉपिक शुरू किया जाता है तो अलग अलग पढ़ाते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब अलग अलग पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर है एक तो वेलोसिटी और एक मोमेंटम, और एक और क्या है, स्पीड। बिल्कुल चेंज, मास के भी चेंज नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है इसके, स्पीड वेलोसिटी और मोमेंटम। पेज नंबर 228, क्या तीनों के आंसर नोट्स में मिल जाएंगे तुम्हें। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर ओवर बार मैग्नेट। सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तीसरा, ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, because if they intersect at the point of intersection there will be the two direction of the magnetic field which is not possible. पेज नंबर 230 का तीसरा, इसको पूछूंगा वो बताएगा। क्वेश्चन वाल बता रहे, 230 का थर्ड क्वेश्चन, इसको पूछा हुआ बताएगा। 230 पे तीसरा, डोमेस्टिक सर्किट को मेमोराइज करना इन द सेंस इसके तो सर्किट डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इलेक्ट्रिक फ्यूज और अर्थिंग क्या है बस। बाकी पूरे टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं आई है, सारे लॉज लगाए, थ्योरी पूरी लिखवाई है। एसी में एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हाँ बोल। सेम एट ऑल पॉइंट। मैंने कहा था सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है। पैरेलल है मतलब सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है अंदर। सेम यूनिफॉर्म मतलब सेम एट ऑल पॉइंट्स। मैंने कहा था यहां से लेके यहां तक पैरेलल लाइंस चलती है, फिर यहाँ ऐसे निकलती इस तरह से। तो अंदर क्या आंसर है, सेम। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, कितनी आईबीएल है। बाकी में इससे कम है, परपेंडिकुलर में मैक्सिमम है। ठीक है, नहीं अपने नहीं ना, जनरेटर को बढ़ चुका है, जनरेटर वैसे नहीं, जनरेटर करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक और सवाल। ठीक है भैया, यहाँ समाप्ति है अपने सीबीएसई के कोर्स की। देखो ये क्वेश्चन कौन सा क्या है, हाँ लिखो, इज अ करंट। हाँ लिखो, सवाल लिखो। हाँ भाई ये आ गया, लिख लिख लिख, सवाल लिख फुर्ती से, समझ नहीं क्वेश्चन लिखना है, अच्छा क्वेश्चन है ना, रीजनिंग निकलेगी इससे, है इजी पर बढ़िया है। AB is a current carrying conductor. AB is a current carrying conductor in plane of paper. In plane of paper as shown in figure. पहला सवाल, what are the conditions of magnetic field produced by it at point, diagram बना रहे हैं, produced by it at point P and Q. Given R पर ये मतलब यहाँ दे रखा P और एक यहाँ दे रखा करंट ऐसे फ्लो और यहाँ पॉइंट, ये Q पॉइंट। AB is a current carrying conductor in plane of paper as shown in figure. एक AB current carrying conductor. What are the conditions of magnetic field produced by it? जब इसमें करंट पास होगी क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये कह रहा क्या कंडीशंस होगी P और Q पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बतानी है किधर अंदर जा रही है और किधर
बाहर आ रही है, और ये कह रहा है ये कंडीशन दे रखी है R1 इज ग्रेटर देन R2। फिर ये कह रहा है कि वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर, P पे या Q। पहले वाले का आंसर तो बताओ, फिर नीचे वाले का क्यू पे ज्यादा यहाँ पे तो कैसी है इनवर्स, अरे है इनसाइड द प्लेन, ऐसे लिखे प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहा ना, ये ऐसे ऐसा लाई कर रहा है तुम्हारी कॉपी में, तो ये करंट ऐसे जा रही है, क्या यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, तो यहाँ पे लिखना इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, क्या लिखोगे इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर, और यहाँ क्या लिखोगे आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर, P पे या Q पे? P पे। रीजन बता, हाँ बता। एरिया कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा। लेंथ नहीं डिस्टेंस, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, 3 रिलेशन लिखवाए थे, क्लियर ना, ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट पे है सबसे पहले, और दूसरा किस पे, R पे, करंट के डायरेक्टली और इस डिस्टेंस के इनवर्सली है, तो जिसकी डिस्टेंस जहां वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, डिस्टेंस क्या R1 ज्यादा दे रखी है, तो यह कम है, तो ज्यादा कहां पे बेटा Q, वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर, गेट Q बिकॉज़ B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, पढ़ा हमने, अरे ठीक है, लिख लो सवाल, ये तरफ राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का, करंट जा रही है ऊपर, यहाँ कैसे अंदर, और ये किसको शो करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यहाँ इनसाइड द प्लेन, तो इधर आउटसाइड, पेन पकड़ के सही रखो।